अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महा टीटी का आज एक पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर सेकंड है, 2020 का ये पेपर है। बच्चों ये जो पेपर है ना, मैंने आपको थोड़ा सा ब्लर था एक्चुअल पेपर का। 2020 का P2 है महा टीटी का। थोड़ा ब्लर हो रहा था तो मैंने इसको वर्ड में कॉपी करके थोड़ा बोल्ड किया, क्योंकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए। तो कंफ्यूज मत होना, ये अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब जो परीक्षा परिषद है उसके हिसाब से ही है, कुछ अलग से नहीं है। उससे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की आने वाले नवंबर में, अपने 8 फरवरी को सीटेट का पेपर है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बैच शुरू होने वाली है 15 नवंबर से। इसमें सारी चीजें आपको मिलती है, सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ा के, रिकॉर्डेड लेक्चर, हर चीज आपको कराई जाती है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, जो भी इंटरेस्टेड ऑफलाइन के लिए तो यहाँ पे विजिट कर लेना एड्रेस पे, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो 2020 का पेपर सेकंड है, डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे पेपर डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आराम से देखिए। उसमें ज्यादातर पेपर फर्स्ट के, मैं यहाँ से पेपर सेकंड के शुरू करने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट के कुछ बाकी है, वो भी कंटिन्यू करूंगा। अभी यहाँ से डेली हुआ तो मैं शाम में लाइव आने वाला हूँ मगरिब के बाद, तो आप लोग कनेक्ट कर लेना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि सिलेक्ट द सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल को यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर खाली जगह में सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो क्या लिखा है? माय फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रैवल बाय एयर सिंस ही इज डैश डैश वेरी बिजी मैन, है ना। मतलब मेरा दोस्त एक बिजी मैन है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल ए, है ना। पता मतलब एक बिजी इंसान है, आमतौर पे जनरल बात हो रही है, तो इसलिए आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे? ए आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, दो जब कोई परफेक्ट मतलब पर्टिकुलर चीज होती है, पर्टिकुलर या फिर नॉन नॉन नाउन के बारे में बात की जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं? नॉन। अब मेरा एक फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त है, उसके बारे में बात हो रही, मतलब पता नहीं कौन है, इसलिए वहां पे एली हमने। अगर नोन रहा, मतलब पहले से पता रहा, तो द आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग, द। और अननोन है, पता नहीं कौन है, एक अननोन है, उसके लिए ए या एन यूज करते हैं, ठीक है। और ए का यूज करते हैं, एन का करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर ए आएगा। यहाँ पर किसी एक कोई एक बिजी इंसान की बात हो रही, मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं है कि कौन है उसका जो फ्रेंड है, कोई तो भी है, अननोन है, पर्टिकुलर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कौन सा फ्रेंड है, इसलिए वहां पे ए डाले हमने। आप अगर कंफर्म होता राजू काजू कोई भी, तो दो लगता वहां, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना, आर्टिकल के वैसे भी है ही तीन आर्टिकल पर बहुत कंफ्यूज करते। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ से 36 नंबर से कैसे क्वेश्चन शुरू हो रहे, तो एक्चुअल में ये शुरू होने वाले थे 31 से, पर उसमें 5 नंबर पैसेज के, तो मैंने लिए नहीं जानबूझ के, मैं अलग से समझा दूंगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक यूज करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है, यहाँ पे खाली जगह यहाँ और वहां। सेंटेंस क्या है? यू मस्ट अकाउंट डैश योर अब्सेंस डैश हॉस्टल वार्डन। देखो, अकाउंट फॉर आता है, ये अकाउंट फॉर आता हमेशा। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि जिम्मेदार होना, है ना, जवाबदारी होना, जिम्मेदार होना है ना, जवाबदारी। तो यहाँ पर मतलब तेरे अब्सेंस में, मतलब तेरे अब्सेंस की खुद तू अकाउंटेबल रहेगा उसके लिए। अकाउंट फॉर मतलब जवाबदार तू रहेगा उसके लिए, ऐसा मतलब। तो जब भी ये फ्रेज है, ये हमेशा ऐसी होता है, अकाउंट फॉर ही आता हमेशा, और उसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। उसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल या फिर जवाबदारी, ये सेंस में इस्तेमाल होता है इसका। तो इसलिए यहाँ पर लगेगा आपका फोर, यहाँ पर जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा फोर। योर अब्सेंस टू हॉस्टल वार्डन। अब यहाँ पर ना तो इसलिए क्योंकि किसको जवाबदार है उसकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है ना। जब टू का इस्तेमाल किसके लिए होता है? अगर आपको किसी की तरफ इशारा करना है, उसकी तरफ डायरेक्शन करना है ना, इशारा करना है, और खास करके वो कोई पर्सन है, इंसान है, तो तब टू लगाया जाता है। जैसे आप लेटर लिखते हैं, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू कलेक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं? इशारा दिखाते हैं ऐसा उसकी तरफ, इंसान है तो टू का इस्तेमाल है ना डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, और पर्टिकुलरली किसी इंसान के प्रति, हाँ उधर ऐसा इशारा करने के लिए।
तो 2 वहां पाएगा, इसलिए हमारा क्या रहेगा आंसर, ये पहला वाला, ये वाला आंसर रहेगा इसको पहले। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब जो अंडरलाइन किया गया है उसका नियरेस्ट मीनिंग, मतलब उसके करीब का मतलब ढूंढना है हमको, मतलब समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स ढूंढना है। और वो शब्द क्या है, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट मतलब डिस्पैरिटी शब्द सुनेंगे आपने, डिस्पैरिटी मतलब फर्क, अलग अलग। तो मतलब डिस्पैरेट का नजदीक का मतलब ढूंढना है हमको। डिस्पैरेट मतलब क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में डिस्पैरिटी सुनेंगे ना, डिस्पैरिटी मतलब बराबर ही नहीं है, ऐसा मतलब है। तो डिस्पैरेट मतलब क्या, बराबर ही नहीं है, तो मतलब क्या डिफरेंस है, अलग अलग है। तो ये वाला उसका आंसर है, ये वाला डिफरेंसेस, डिफरेंट। डिस्पैरेट मतलब क्या, अलग अलग, अलग अलग, ऐसा इसका मतलब है डिस्पैरेट। और यहाँ पे फिर आंसर क्या रहेगा उसका, ये वाला डिफरेंसेस। सिमिलर मतलब की तरह, सिमिलर। इनकरेजिंग मतलब इनकरेज करना होता है, और स्ट्रेंड मतलब अजनबी, इसका मतलब होता है अजनबी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा फिर, डिफरेंट, अलग, क्योंकि समानार्थी शब्द पूछ रहे हो। अगला है जो सवाल है के सामने है, चूज अपोजिट वर्ड बोल रहा हूं, विरुद्धार्थी शब्द, एंटोनाइम्स किसका, ट्रेल्टी का। ट्रेल्टी, ट्रेल्टी मतलब बीमार, बीमार को बोलते बीमार है ना, उदास, उदास ऐसा बीमार, तो उसके लिए यूज करता है फ्रेल्टी। और उसका विरुद्धार्थी रहेगा हेल्दी, हेल्दी रहेगा उसका विरुद्धार्थी। स्ट्रेंथ मतलब कुवत को बोलते हैं, ताकत को, कुवत, कुवत को बोलते हैं। और फटीग मतलब जो फटीग हो जाता, उदास हो जाता, मतलब अब बस कुछ हो नहीं रहा उससे, उसको फटीग बोलते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, हेल्दी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म। यहाँ पर आपको पैसिव फॉर्म यूज करना है खाली जगह में। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ही डैश, ही डैश इफ वी थिंक इट नेसेसरी। देखो यहाँ पर ना इफ कंजक्शन है, इफ कंजक्शन है यहाँ पे, एक मिनट, इफ क्या है, कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद एक सेंटेंस है, और कंजक्शन से पहले एक सेंटेंस आता है, इसको हम लोग इफ क्लॉज के सेंटेंस बोलते हैं, इफ और अनलेस के। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता आपको, जब भी आपको इफ कंजक्शन के साथ में एक सेंटेंस दिखेगा, उसके बाद में एक और सेंटेंस आएगा, इफ के साथ कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं ये वाले। तो इफ के साथ में आपको यहाँ पे कभी भी याद रखना, वर्ब का पहला फॉर्म मतलब V1 यूज करेगा। यहाँ पर V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1 यूज करेगा या V5 भी यूज कर लेगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेगा। तो आपको दूसरे वाले सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आपको शल, विल, कैन या फिर मे, इनमें से कोई एक लेकर V1 यूज करना है, वर्ब का पहला फॉर्म, ऐसा करना होता है। शर्त यह है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया होना चाहिए पहले, सबसे पहले यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इफ क्लॉज के साथ में, इफ क्लॉज के साथ में अगर वो यहाँ पर V2 यूज करेगा, सिंपल पास्ट टेंस, अब मतलब सब्जेक्ट के साथ, हाँ मैं सिर्फ वर्ब बता रहा आपको, सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट भी आता, ऊपर भी आएगा और यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद ऐसा। तो यहाँ पर भी आपको दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में इनके पास फॉर्म लेना पड़ेंगे। अब क्या आएगा, शुड, कुड, वुड और माइट, और वर्ब का पहला फॉर्म आएगा ऐसा। यहाँ पे V2 आया, पास्ट टेंस आया, तो यहाँ इस तरह फॉर्म बदल जाता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो इनमें से कोई लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस यूज किया उसने इफ के साथ, इफ के साथ यहाँ पे एक सब्जेक्ट यूज करेगा, और परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, एक तो हैव या फिर हैज, और यहाँ पर V3 आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ऐसा। तो दूसरे वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको शल लेना है, विल, कैन और मे, इनमें से कोई एक लेना है, और यहाँ पे हैव लगा के वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करने का यहाँ पे। और अगला चौथा फॉर्म इसका ऐसा रहता है कि अब जैसे इसको यहाँ पे पास फॉर्म करेंगे, मतलब पास परफेक्ट टेंस करेंगे इफ के साथ में, मतलब ये इफ के साथ में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हैड, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस। तो दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, यहाँ पे शाल का होगा शुड, विल का वुड, मे का माइट, और कैन का कुड, और यहाँ पर हैव लगेगा बड़ा सा, सबके साथ हैव लगेगा, और V3। ऐसे इफ क्लॉज के फॉर्म होते हैं।
याद रखना, हर पेपर में एक बार पूछता महाटीटी में, महाटीटी वाले का ये फेवरेट टॉपिक है, तो मैंने आपको सारे गिना दिए। अब यहाँ पे देखते क्वेश्चन में क्या है। इफ के साथ में ना, इफ वी थिंक है ना, इफ के साथ में एक ही सब्जेक्ट दिया उसने, वी थिंक वी1 है, तो दूसरा वाला सेंटेंस इसके बाद का कॉमा वाला सेंटेंस जो कि उसने इधर लिया ही के साथ ये वाला, तो ये वाला सेंटेंस में क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर ही के साथ आएगा ही विल या फिर ही शाल, तो नहीं आएगा ही शाल, फिर क्या नहीं आएगा या फिर मैं आएगा, इनमें से कोई एक लेंगे। आप देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो हैज नहीं आना है, गया, वुड नहीं आना है क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया उसने, सॉरी वी1 यूज किया, तो ये नहीं आना है, हैड भी नहीं आना है, सिर्फ विल आएगा, इसलिए आंसर आ गया। और बी इसलिए आएगा क्योंकि पैसिव फॉर्म पूछा इसलिए, पैसिव वॉइस पूछा इसलिए, जिसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छे से पता है वो समझ रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर बी, क्योंकि उसने बोला है कि पैसिव फॉर्म यूज करना है, पैसिव, इसलिए बी लगाया। बट ये तरीके से आप देखेंगे ये वाले तो वैसे आपका आंसर आ जाता है। जब V1 या V5 तो आपको शल विल इनमें से कोई एक दिखना है, तो उसने विल का इस्तेमाल किया वहां पे और आपका आंसर वैसे आ गया, और कहीं आपको विल नहीं दिखेगा बाकी ऑप्शन में, वैसे आंसर आ गया। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर और एक अल्टरनेटिव लिखना है, ही विल विन द रेस इफ, देखो इफ क्लॉज वाला सेंटेंस यूज किया उसने यहाँ, वही वाला इफ, यहाँ पे फिर से कंजक्शन सब्जेक्ट के बाद में, अब यहाँ पे विल आया तो यहाँ पर क्या आएगा V1 या V5, तो ही के हिसाब से V5 आएगा, वर्ब का 5वां फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रैक्टिसेस आएगा, प्रैक्टिसेस, इसलिए आंसर ये आएगा यहाँ पे। इफ के साथ V1 या V5, यहाँ पर अभी बताया मैंने आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 यूज करेगा। अब वहां पे ही था, ही तो ही के साथ V5 आना चाहिए था, और इधर विल यूज किया था उसने ऑलरेडी, तो ही के साथ V5 आना चाहिए था, तो मैंने चेक किया नीचे, तो प्रैक्टिसेस V5 दिखा मुझे, मैंने आंसर कर दिया और खत्म हमारी कहानी, इसलिए आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज करेक्ट अल्टरनेट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको इनडायरेक्ट करना है, ये डायरेक्ट वाला सेंटेंस है और आपको इनडायरेक्ट करना है। डोंट आंसर मी बैक लाइक दैट, है ना, डोंट आंसर मी बैक लाइक दैट, मुझे ऐसे आंसर नहीं करने का, तो किसने बोला, और रोहित सेड टू राधा, है ना, तो एक तरह का इसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा, ऑर्डर, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कहानी बता देता मैं, आप थोड़ा आप लोग देख लो, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या रहता है, पूरा गेम यहाँ पे ए सेड टू बी, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आपको एक सेंटेंस देता, तो ये सेंटेंस किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है, मतलब ये सेंटेंस किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से यहाँ मतलब इनडायरेक्ट में जो आगे आप बोलेंगे ना ए सेट, यहाँ पर ए डैश 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 बी, तो यहाँ पर क्या आएगा बीच में, वो ये सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड होता। दूसरा यहाँ पर कंजक्शन लगता है यहाँ पर, वो भी ये सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड होता, और यहाँ पे फिर आपको इसका टेंस बदलना पड़ता है, टेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो ये टेंस के हिसाब से, अब मैं यहाँ लिख के देता आपको सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस रहा यहाँ पर अगर सेंटेंस असर्टिव सादा जुमला रहा असर्टिव, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ए है ना, ए यहाँ पर लिखना पड़ता आस, सॉरी टोल्ड लेना पड़ता, टोल्ड, ठीक है, टू बी, अगर सुनने वाला मौजूद है तो टोल्ड लेना पड़ता। अगर यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ता, इंपेरेटिव में लेना पड़ता जो जुमला जिस तरह है उसके हिसाब से, अगर ऑर्डर रहा तो ऑर्डर लेना पड़ता, रिक्वेस्ट रही तो रिक्वेस्ट लेना पड़ता। यहाँ पर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा, यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिसाब से यहाँ लेना पड़ता आपको एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला रहा, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला रहा, तो आपको यहाँ लेना पड़ता आस्क, यहाँ क्या लेना पड़ता आस्क। तो ये सारे जो डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ के सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड होते, और ये कंजक्शन भी इसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, इनके हिसाब से। असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट कंजक्शन यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहा तो वहां पर टू लगाना पड़ता, अगर नेगेटिव रहा तो नॉट टू लगाना पड़ता, नॉट टू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला में आता आस्क, से कंजक्शन लगते। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती, बहुत टाइम लगता है इसको, मतलब कम से कम 1 घंटा चाहिए समझाने के लिए। अब मैं
आपको 2 मिनट में थोड़ा कोशिश कर रहा समझाने की, जितना समझा समझो, कोशिश करो समझने की, क्योंकि मेरे को लिमिटेशन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बच्चों जो ये अभी का हाल ही का जो सेंटेंस है ये वाला, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें कंजक्शन कौन सा आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव, और उसका नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट से शुरू हुआ, डोंट से। इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसका नेगेटिव है, तो मेरे दिमाग में यहाँ पे आएगा कि यहाँ पर ये सेट की जगह आएगा ऑर्डर, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का सेंस आ रहा है ये सेंटेंस। और जो कंजक्शन रहेगा, कंजक्शन तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा नॉट टू कंजक्शन आएगा, मतलब मेरे को पहले से पता है क्या क्या आएगा, नॉट टू आएगा। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट ऑप्शन चेक करूंगा। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए आधा या 1 घंटा लगता सारे के सारे टाइप के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने के लिए, बट एक बार समझ में आ गया तो आंसर करने के लिए 10 सेकंड लगते सिर्फ। जैसे मेरे दिमाग में पहले से कि क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, आस्क नहीं आता, आस्क काय में आता, सवाल या जुमला में आता आस्क, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, टोल्ड असर्टिव सेंटेंस में आता, असर्टिव सादे जुमले में, तो ये भी नहीं, तो ये 2 ऑप्शन मेरे हिसाब से निकल गए। अब मेरे को कंजक्शन देखना है, नॉट टू का है ना, तो यहाँ पे डोंट यूज करा, डोंट नहीं आता, नोट टू कंजक्शन आता, नोट। तो मैंने 2 ही चीज चेक की और मेरा आंसर आ गया। अब इसके अंदर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मेरा आंसर 100% सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर आंसर निकाल के आगे बढ़ गया। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यहाँ पे लिख ले, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, है ना, गलती करना इंसान की फितरत है और माफ करना ये डिवाइन, मतलब खुदा या फिर भगवान की फितरत होती है माफ करना, बड़े लोगों की बात होती है माफ करना, ऐसा मतलब है उसका। तो यहाँ पर ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट जाते, विरोध में जाते, दोनों का अलग अलग मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहता, और उसको बोलते हैं एंटीथेसिस, एंटीथेसिस बोलते हैं इसको, एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरन में क्या रहता, 2 अल्फाज, 2 वर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट जाते ना, जैसे यहाँ पे बोलते और क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, सॉरी नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, तो मतलब दो वर्ड एक दूसरे के अपोज जाते हैं। तो यहाँ आप ये नहीं बोल सकते अगर कोई चीज नेचुरल होती तो वो एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसको, अगर एक्टिंग है तो फिर वो नेचुरल नहीं हो सकती, बट फिर भी हम बोलते इसको। तो 2 अल्फाज, ऑक्सीमोरन में 2 अल्फाज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट जाते, 2 अल्फाज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट जाते। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज है जो यूज करते हैं हम लोग है ना, जैसे कि ओरिजिनल कॉपी, बहुत बार हम फोटो की बोलते हैं, अरे उसकी ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, अगर ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चीज ओरिजिनल है तो उसकी कॉपी कैसे हो सकती है, वो तो ओरिजिनल है ना, अगर कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे हो सकती है। तो ऐसे 2 अल्फाज कॉन्ट्रडिक्ट जाते हैं, और वो किसकी कहानी है, वो ऑक्सीमोरन की है, ऑक्सीमोरन इसकी, ऑक्सीमोरन की, ठीक है। तो और एंटीथेसिस में 2 सेंटेंस एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट जाते हैं एंटीथेसिस में, इसलिए आंसर इसका। मेटाफर में क्या रहता है कि हम लोग एक चीज, एक ए है जो बी की तरह है, मतलब बी की तरह नहीं है, बीच है बताते हैं हम लोग, बोलते हैं ऑक्सीमोरन, 2 चीजों में कंपेयर करने के लिए। मेटाफर, सॉरी मेटाफर ये वाला, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हमारा ये वाला। नेक्स्ट, ऊपर का हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, एरर का है पूछ रहा हूं, मतलब कौन सी जगह में एरर है। तो यहाँ पे लिखा है कि when he was tired he took rest, be shed, under the shed, under the shed of the tree है ना, अंडर आएगा, अंडर द, अंडर बी नहीं आता, अंडर द शेडो है ना, अंडर द शेडो आता ना, द आर्टिकल आना चाहिए था वहां पे, बी नहीं आना चाहिए, द शेड, द आना चाहिए था, बी क्या ही कोएगा वहां पे, इसलिए वही गलत है, बी वाला, सी गलत है तीसरे नंबर पे। अंडरलाइन क्लॉज गिवन सेंटेंस, तो क्लॉज है मतलब यहाँ से क्लॉज है, इसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, तो ये कौन सा क्लॉज है पूछ रहा हूँ। I shall go to the place where my friend lives, तो ये क्लॉज किसके बारे में बता रहा, आई गो टू द प्लेस, ये प्लेस के बारे में बता रहा ना, प्लेस वेयर माय फ्रेंड्स लिव, किधर, ये प्लेस, ये जगह पे, ये वाली प्लेस, तो ये प्लेस क्या है, नाउन है, तो इसके बारे में बता रहा मतलब एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर है एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। जो क्लॉज नाउन के बारे में बता रहा, तो नाउन के बारे में बताने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है ये वाला। चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग, neither of them is good,
नाइदर ऑफ देम, देखो यहाँ पर याद रखो, नाइदर, नाइदर, आइदर, एवरी, एवरीवन या एवरी ईच, वन, वन ऑफ और नन ऑफ। ठीक है, तो ये जितने भी है ना, ये जितने भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, इनके साथ में ना वर्ब सिंगुलर आता है ना, सिंगुलर आता है, जैसे इज, वाज। ठीक है, पर इन सेंटेंस के बाद में जो टैग लगता है वो हमेशा प्लूरल आता है। तो आपको एक तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेना है। तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आर या फिर वेयर, है ना, तो ये प्लूरल लेना है। और आपको यहाँ पे दे या वी लेना पड़ता, नेगेटिव करके, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करके। तो मतलब एक तो सब्जेक्ट क्या आएगा, दे आएगा, प्लूरल आता, दे या फिर वी आता, दोनों में से कोई आता। और आपको यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसका क्वेश्चन टैग प्लूरल में आता, प्लूरल में, याद रखना। शॉर्ट में समझा रहा, याद रखो कि यहाँ पर जैसे नाइदर ऑफ इज को लेके टैग मत बना देना, आपको वहां प्लूरल करना पड़ता है टैग, प्लूरल इन सबके केसेस में टैग प्लूरल आता, याद रखना, प्लूरल टैग करना है। जानबूझ के पूछेगा और ये आपका पेपर है, आपको पूछेगा जानबूझ के, तो टैग प्लूरल आता है आपको। तो ये सेंटेंस में ना, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो ये सेंटेंस नाइदर, नाइदर अपने आप में नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आर, आर दे लेना पड़ेगा, आर दे, ये टैग रहेगा उसका, आर दे, आर दे, आर दे, ये वाला। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनका हमेशा टैग प्लूरल आता, याद रखना। हाँ, अगर इनके साथ में थिंग आ गया, जैसे कुछ कुछ अल्फाज के साथ थिंग आता है ना, जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग थिंग आ गया, तो फिर टैग सिंगुलर टैग करने का, टैग सिंगुलर करके आने का। ठीक है, क्वेश्चन टैग कैसा रहता है आपको मालूम है ना, थोड़ा थोड़ा। आपको क्या करता है, एक सेंटेंस देता है, कुछ भी देगा, राजू इज अ टीचर, ऐसा एक सेंटेंस देगा। आपको क्या करना रहता है, आपको पहले तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा, नॉट लगेगा उसमें। अगर ये राजू इज नॉट, राजू इज नॉट अ टीचर, तो ये नेगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव आएगा इधर। तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, इसको लेना पड़ता, और ये सब्जेक्ट जो रहेगा इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ता। तो ये वाले का टैग क्या बनेगा, इज नॉट ही टैग, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा, इज ही, ऐसा आएगा। तो याद रखना यहाँ पर हमेशा जो सब्जेक्ट रहता है ना वो प्रोनाउन की शक्ल में आता, वहां पर हमेशा उसका प्रोनाउन यूज करने का हमेशा। और ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, उससे नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट करके आंसर निकालने का। बट ये यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस था वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन का पूछा और नाइदर अपने आप में नेगेटिव है, तो इसलिए उसका टैग पॉजिटिव होगा और प्लूरल आएगा, इसलिए मैंने आपको दे करा यहाँ पर। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बोला चूज मिस स्पेल वर्ड। तो यहाँ पर मिस स्पेल वर्ड आता, मिस स्पेल वर्ड, स्पूरियस बराबर है, स्पूरियस, स्टडीयस भी बराबर है, सब्सिडरी भी बराबर है, सेंसिबल भी, सेंसिबल गलत हो गया, डबल एस नहीं आता सेंसिबल में, एक ही एस आता, सेंसिबल, सेंसिबल एक ही आता। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है। अगला सवाल है, चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन द अंडरलाइन फ्रेज। तो ये इसका मतलब पूछ रहा आपसे क्या है, द रस्ट हैज इटन अवे द प्लेट। जो रस्ट है उसने क्या की, वो सब कुछ खा डालती, प्लेट तक खा डालती। तो मतलब रस्ट क्या है, कोई कीड़ा है या इंसेक्ट है, इंसेक्ट है ना, दीमक के सेंस में यूज करते हैं हम लोग उसको, दीमक सब चाट डालती ना, सब खा डालती, कुछ नहीं रखती, तो वो सेंस में। तो उसका मतलब देख, कोरोड करना है, कोरोड, कोरोडेट मतलब खत्म कर देना, पूरी तरह से खत्म, टाटा बाय बाय। कंज्यूम करना मतलब इस्तेमाल करना, ये वो सेंस में नहीं है, इस्तेमाल करने के सेंस में नहीं है, खत्म करने के सेंस में है। कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लेना, कब्जे में लेना, जब्त, जब्त कर लेना चीजें। और स्वेलो मतलब फुल जाना, ये तो नहीं है आंसर, ये चीज का।
कोरोड कर देना, कोरोडेट कर देना, मतलब कतई खत्म, समाप्त। Select the combination of number so that alphabet arrange according to form the meaningful word। हाँ, आपको क्या करना है, आपको ऐसा दे देता और बोलता है इसका मीनिंगफुल अल्फाज कैसे बनेगा ना, ऑप्शन देता, तो क्या करने का यहाँ पे फटाफट लिखने का इसको। जैसे मतलब ये इनका नंबर रहता है ऐसा है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6 में कॉपी करने में नहीं आया नंबर, और नंबर रहता हो क्वेश्चन में होगा, कॉपी पेस्ट करने में नहीं आया नंबर, तो आपको ऐसा दे देता और बोलता कि इसको मीनिंगफुल अरेंज करो। तो आपको क्या करना रहता, यहाँ पर 1 है तो आपको फटाफट लिखने का, यहाँ पे जैसे मैं लिखता है तो 1 नंबर पे सी है, 2 नंबर पे क्या है आई, 3 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या है पी, 5 नंबर पे एल कोई, और 3 नंबर पे ए, और 1 नंबर पे क्या है सी। नहीं ना, 1 नंबर पे सी बराबर है, 2 नंबर पे आई बराबर है, 6 नंबर पे पी बराबर है, 5 नंबर पे एल बराबर है, 4 नंबर पे डी है, आखिर भी डी है यहाँ, ऐसा फटाफट लिखना है इसको, ठीक है। तो ये बराबर आंसर नहीं आ रहा, इससे कोई अल्फाज तैयार हुआ नहीं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 6 पे क्या है पी है, फिर 2 पे क्या है, 2 पे आई, 1 पे सी, 5 पे एल, 3 पे ए और 4 पे एल। तैयार हुआ नहीं हुआ तैयार, अगला चेक करते, 6 पे क्या है पी, 5 पे एल, 3 पे ए, 1 पे सी, 2 पे आई और 4 पे डी, है ना। प्लेसिट तैयार होगा, देखो अल्फाज तैयार होगा, इसका मीनिंगफुल अल्फाज तैयार होगा प्लेसिट। तो ये आपका आंसर, तो आपको ऐसा फटाफट लिखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना फटाफट लिखने की, तो उससे आसानी से आपको फटाफट लिखते हैं इसमें से, फटाफट देखना, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है इसकी, जल्दी निकालने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है, आंसर तो 100% आता पर टाइम चल जाता है उसे। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द पार्ट अरेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है ना, रीअरेंज करना है आपको सेंटेंस ताकि ये मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। देखो जब भी आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा ना, तो याद रखना किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है ना ज्यादातर केसेस में नाउन से होती है, नाउन, वहां पे नाउन रहता कुछ भी और इंट्रोड्यूस करता, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट, तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा नाउन रहता, ठीक है। बहुत कम बार में क्या रहता, वो वहां पे प्रोनाउन यूज होते हैं, बहुत कम ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रोनाउन आते, बट आते कभी कभी, ठीक है, गूगली डाला तो प्रोनाउन भी डाल देता हूँ, बट ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, कभी नहीं आता, वर्ब कभी नहीं आता स्टार्ट में, वर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन कभी नहीं आता, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब बहुत कम आते ना के बराबर, कंजक्शन ज्यादातर कंजक्शन नहीं आते, 1-2 कंजक्शन आते ओपनिंग स्टेटमेंट में, तो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट की कंजक्शन आपको यहाँ लिख देता, इफ आ जाता, उसके साथ में अनलेस आ जाता, अनलेस और दो दो ऐसे 2-4 कंजक्शन से ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाता, तो मोटा मोटा देखने का ओपनिंग स्टेटमेंट में इनमें से कोई एक आना चाहिए, इनसे कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आता, वर्ब से नहीं आता, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शन, इनसे कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आता। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे सेंटेंस को, तो ओपनिंग स्टेटमेंट आपको दिखेगा, देखो ये बाय प्रीपोजिशन है, इससे नहीं आता, देन ये तो कंजक्शन है नहीं आता, उसके बाद में आर से नहीं आता, और द वन इन, तो अब ओपनिंग स्टेटमेंट किसके आ सकता है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन बीचेस और वेस्टर्न कंट्रीज आर लेस पोल्यूटेड, लेस स्पॉइल्ड बाय पोल्यूशन, तो मतलब यहाँ पर पोल्यूशन की बात हो रही, तो यहाँ पर कंपेयर हो रहा इंडिया के बीचेस से और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में कंपेरिजन हो रहा, तो ओपनिंग स्टेटमेंट में मुझे लगता है वेस्टर्न कंट्रीज है, ये वाला 6 नंबर का, तो 6 नंबर में से ये एक निकल गया, ये एक निकल गया, सिर्फ हमको ये वाले दोनों ऑप्शन चेक करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर पहला और दूसरा लॉजिकली कनेक्ट हो रहा, तीसरा सेंटेंस चेक करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज, इसके बाद में 2 जुड़ जा रहा, आर स्पॉइल्ड, मतलब 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, आर स्पॉइल्ड बाय पोल्यूशन, 5 नंबर आर बाय पोल्यूशन, मतलब 6 2 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 2 3 है, 6 2 3 5 आ गया आंसर, बाकी चीजें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आता है इसका। ओपनिंग स्टेटमेंट ये थोड़ा सा
ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी रहता है डिसाइड होना, उससे ना आपका आंसर वही खत्म हो जाता, कुछ चीजें क्रॉस चेक करने के लिए काम पड़ता, तो इस तरह करना पड़ता उसको, तो इसलिए आंसर वो है। यहाँ पर अंडरलाइन अल्फाज का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है हमको, कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस क्या है, ही वॉज ऑल अलोन, ही वॉज ऑल अलोन, अकेला, अलोन अकेला कौन, ही, तो ये इसके बारे में जानकारी दे रहा, मतलब नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है ये हमेशा, एडजेक्टिव। जैसे है ना, जैसे किंग वॉज वाइज, किंग वॉज वाइज, है ना, तो किंग वॉज अलोन, ये अलोन मतलब खासियत है किसकी, सब्जेक्ट की, और वो हो गया फिर आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी पहचानना है जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी को आपको पता करना है। तो मस्ट हैव है, मस्ट हैव मतलब परफेक्ट गेस के लिए यूज करते हैं लोग, परफेक्ट गेस, कोई चीज हमको पता है कि वहां है, वो वहां, उसे मेरी चाबी गिर गई तो की इज मस्ट हैव इन गार्डन, तो परफेक्ट गेस के लिए मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। घर पे कुछ बना हुआ था, टुडे मस्ट हैव मेड बिरयानी वगैरह वगैरह, तो परफेक्ट गेस के लिए आपको इस्तेमाल किया था। ऑब्लिगेशन के लिए शुड, है ना, नेसेसरी जरी की नेसेसिटी के लिए कभी कभी मस्ट यूज होता, और लॉजिकल सर्टेनिटी ये इसका आंसर, परफेक्ट गेस। डिजायबिलिटी के लिए भी शुड यूज होता, बट अभी तो लॉजिकली सर्टन मतलब परफेक्ट गेस, लॉजिकली पता होना चाहिए कि कहाँ है, ऐसा उसका मतलब। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है वो आपको निकालना है, मतलब पेयर है तो जोड़ के देखना है कौन सा मैच नहीं हो रहा। वन हु हेट्स द मैनकाइंड, जो इंसानियत से नफरत करता है उसको बोलते मिस एंथ्रोप, बराबर है ये, मिस एंथ्रोप मतलब जो इंसानों से नफरत करता है उसको बोलते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब जो इंसानों से, इंसानियत से प्यार करता है उसको बोलते हैं। वन हु हेल्प द पुअर नीडेड, बराबर है, फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको। वन हु कलेक्ट और स्टडी द स्टैम्प, फिलाटेलिस्ट, बराबर है, जो टिकट जमा करता है या टिकट की स्टडी करता, पोस्टल टिकट की, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फ्लेंडर, फ्लेंडर, वन हु हेट वुमन, नो, फ्लेंडर मतलब जिसके एक से ज्यादा अफेयर है, मोर अफेयर विथ वुमन, अफेयर, अफेयर विथ वुमन, उसको बोलते फ्लेंडर, जिनके ज्यादा एक से ज्यादा होते हैं ऐसा बोल सकते हैं फ्लेंडर। ये गलत हो गया, तो आंसर भी ये हमारा, ये गलत है। तो फिर वन हु हेट द वुमन को क्या बोलते हैं, तो मिसोगिनिस्ट बोलते हैं इसको, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं जो औरतों से नफरत करता है। नेक्स्ट, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा देखना है, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्सेस, शी इज टू स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, क्या बात है बेटा, कौन सा, थोड़ा रुकते क्या, मेरा ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, 2 मिनट थोड़ा बैठिए, मैं आखिरी क्वेश्चन चढ़े, 4-5 क्वेश्चन ही अभी हो जाते, थोड़ा वेट कीजिए, वहां पे बैठिए चेयर। तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है हमको, तो यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इनफ, टू स्ट्रॉन्ग नहीं आता, स्ट्रॉन्ग इनफ सही है, स्ट्रॉन्ग इनफ ये सही है, नो नो ये भी गलत है, मतलब ये इनफ है ना, नाउन है, इनफ नाउन है, इनफ, और इसकी खास बताने के लिए स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला पैटर्न सही रहता है इसमें। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टू नहीं आता, ये गलत है, ये भी गलत हो गया, इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं आता, स्ट्रॉन्ग इनफ आता, टू स्ट्रॉन्ग नहीं आता, ये आता, इसलिए स्ट्रॉन्ग इनफ ये वाला, इसलिए आंसर ये वाला, ये वाला नाउन रहता, इनफ क्या है, नाउन है, और उसकी खास बताने वाला एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग आता, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला, और ये पहले वाले ऑप्शन में, इसलिए पहले वाला ऑप्शन सही है। 31 मतलब अल्टरनेटिव, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, 2 स्टेटमेंट है उसमें से करेक्ट कौन सा है देखना है।
31 कैनन वेयर फायर्ड, कैनन मतलब तोप को बोलते हैं, जिसमें डबल एन आता है उसको बोलते हैं तोप। तोप, तो ये यहाँ पे कैनन का मतलब बराबर है तोप, डबल एन वाला तोप। इसको कैसे याद रखने का, एक तोप है और उसके ऊपर एक तोप है, दो तोप, डबल एन के कंटेक्स्ट में याद रखना, तो ये बराबर है। और फॉर सोशल पीस और हार्मनी वी शुड ऑल ऑब्जर्व द कैनन्स, कैनन्स मतलब नियम, रूल, रूल्स को बोलते कैनन, जिसमें सिंगल एन आता वो रूल्स, तो ये भी बराबर है, दोनों ही बराबर है। ओड वन यूज चूज करना है, डीर, शीप, स्वेन, एलिफेंट्स। हाँ, ये तीनों जो है ना, तो सिंगुलर भी, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी एक जैसे ही आते हैं। ये सब डीर का डीर्स नहीं कर सकते, डीर्स इसका प्लूरल बनाने एस नहीं लगा सकते, ये प्लूरल भी सिंगुलर दोनों एक ही जैसे रहते, चेंज नहीं होते। हाँ, एलिफेंट्स होता, अगर आपको प्लूरल लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एलिफेंट्स, एलिफेंट्स एस लगाना पड़ेगा, इसलिए ये ओड है इसमें से, ये आंसर है। Choose alternative which be express the meaning of the underlined idioms. Pay through their nose, मतलब idioms, underline idioms का मतलब देखना है, तो इसका मतलब है pay through their nose, parent pay through their nose, मतलब pay through their nose मतलब बहुत खर्चा करना, बहुत ज्यादा खर्चा करना, तो parents pay through their nose for their children's educations, तो पे थ्रो द नोज का मतलब होता कि बहुत खर्चा करना, टेकिंग लोन नहीं, एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस, तो ये इसका आंसर है। स्ट्रगलिंग नहीं आता, विलिंगनेस, इसका ये आंसर। नेक्स्ट, इफ सुनिधि हैज ट्यूमर इन हर बॉडी हु विल ट्रीट हर, मतलब अगर सुनिधि को ट्यूमर है तो उसको कौन ट्रीट करेगा, तो जो ट्यूमर मतलब ट्यूमर कैंसर को बोलते हैं, कैंसर, और कैंसर को ट्रीट करने को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाली को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट मतलब जो आपके एक्सरे निकालते हैं ना, एक्सरे सोनोग्राफी, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब जो औरतें रहती तो डिलीवरी से रिलेटेड जो डॉक्टर रहते हैं ना, वो उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑस्टियोपैथ है ना, जॉइंट से रिलेटेड रहते, मतलब ऑर्थोपेडिक नहीं रहते, जॉइंट्स और मसल के बीच का काम करते, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपैथ, है ना, मतलब हड्डियों से और मसल से रिलेटेड एक्सपर्ट रहते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टियोपैथ। तो कैंसर से एक्सपर्ट रहते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। विच इफ द फॉलोइंग इज रिटोरिकल क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें अब आपको सवाल में जवाब एक्सपेक्ट नहीं रहता, मतलब उसका सवाल का जवाब हमको चाहिए नहीं रहता, हम लोग जोर देने के लिए ऐसे पूछते हैं, उसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस, जिसमें जवाब एक्सपेक्ट नहीं रहता, सिर्फ उस चीज की तरफ ध्यान देने के लिए या उसको और जोर देने के लिए हम लोग इस तरह का पूछते हैं। तो मतलब क्या रहता है, मतलब क्या कर रहा था, अटेंशन के लिए हम लोग ऐसे पूछते हैं, अटेंशन के लिए या फिर उसको जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रेटोरिकल क्वेश्चन, सवाल के लिए नहीं पूछा जाता। इज इट फेयर टू मिसलीड पेरेंट, पेरेंट को धोखा देना सही है, यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे ध्यान दे रहा कि नहीं ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, यही रेटोरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल सबको मालूम है इसका आंसर क्या है, तो माँ बाप को धोखा देना सही नहीं है, पर जोर देने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए पूछा गया है ना। इज इट फेयर टू मिसलीड पेरेंट्स, पेरेंट्स को धोखा सही है, सबको पता है गलत है, बट जोर देने के लिए या फिर उस चीज को अट्रैक्शन करने के लिए ये सवाल पूछा गया, ये आंसर है। आर यू विलिंग टू ज्वाइन आवर ग्रुप, तो ये सवाल है, इसमें जवाब एक्सपेक्ट है, तुम चाहते हो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना, तो बोलेगा हाँ या ना, जवाब देगा उसका जो भी है, तो ये सवाल होगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी सवाल हो गया कि तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ या नहीं, जो भी है। हैव यू विजिटेड ताजमहल, ताजमहल देखा है कभी, तो बोलेंगे हाँ या ना, जो भी है। तो ये तीनों सवाल सवाल पूछने के लिए पूछे गए, ये सिर्फ जोर देने के लिए पूछा गया, इसलिए आंसर भी यही है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन है क्या, हाँ आखिरी क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मिस सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस दिए ले, एक ये और ये, इसका एक सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस मतलब एक, सिंपल सेंटेंस में क्या रहता है कि एक सब्जेक्ट रहता,
एक मेन वर्ब रहता है और बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है। एक ही सेंटेंस रहता है जिसमें एक ही वर्ब रहता है, तो ये दोनों को मिला के एक ही करना है। जब भी दोनों मिला के अगर एक सेंटेंस बनाना है तो दो चीजों से, इसमें कुछ चीजों से बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग जीरन यानी कि वर्ब को आईएनजी लगा के बना सकते हैं, दूसरा इन्फिनिटिव कर सकते हैं, टू लगा के वी1 कर सकते हैं, और तीसरा कुछ कंजक्शन लगाकर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे, they tried to pursue the principal denied their request। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ना वो बाय ट्राइंग नहीं आता। अगर आपको जीरन इस्तेमाल करना है तो बाय यूज नहीं करो, डायरेक्ट जीरन बना के इसका इस्तेमाल करो। और एक बात याद रखना, आप जब आईएनजी लगाते हैं तो टू नहीं आता उसके बाद, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। दे ट्राइड टू परस्यूट प्रिंसिपल, बट ये कंजक्शन हो गया, यहाँ से एक सेंटेंस हो गया और एक यहाँ से एक सेंटेंस हो गया, मतलब ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तो ये गलत हो गया। डिस्पाइट देयर, और यहाँ दो दे, यहाँ पर ये एक सेंटेंस हो गया दो का और एक ये सेंटेंस हो गया, तो इसमें दो सेंटेंस ऑलरेडी है, तो ये गया आपका आंसर, ये बचा आखिर डिस्पाइट कंजक्शन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पूरा हो गया। 25 क्वेश्चन देखिए हमने पेपर सेकंड के। जो भी आपको डाउट हुआ या कुछ मैंने गलती की होगी तो कमेंट करके बताइए। और डेली इस प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए इंग्लिश के, आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसको शेयर कीजिए सारे दोस्तों तक। ठीक है, हम लोग ना, मैं आज नहीं कल से मगरिब के बाद में लाइव आने वाला हूँ, तो मैं पेपर फिर से समझाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर लाइव मिलेंगे आप मगरिब के बाद कल से। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।